May I come in? प्लीज कम। नमस्ते सर। बैठ। अपना परिचय दें बोर्ड को। जी सर, मेरा नाम राधेश्याम है और मैं बाड़मेर जिले से रहने वाला हूँ। अभी मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पे कार्य कर रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक के रूप में? सोशल साइंस। सोशल साइंस जी। पढ़ा रहे हैं। सोशल साइंस चूंकि आपका सोशोलॉजी सब्जेक्ट भी रहा है ग्रेजुएशन में, है ना? और पीजी आपने नहीं किया फिर बाद में? जी। अच्छा, तो अभी बाड़मेर में जो रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है वो स्पीड अप क्यों नहीं हो पा रहा है? रिफाइनरी सर काफ़ी लंबे समय से काम चल तो रहा है, लेकिन कुछ भौगोलिक स्थितियाँ और तो भौगोलिक स्थिति को देख दाख के तभी संभाल के तभी उसको शुरू किया है, तो वो तो ऑब्स्टिकल नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक देश और विदेश से बुला करके सब सर्वे और सब इंस्पेक्शन करा के तब उसको शुरू किया है। कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से भी धीरे चल रहा है। राजनीतिक तो सरकार तो चाहती है कि हमारा रेवेन्यू बढ़े और हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, लेकिन उसके लिए जो संसाधन वगैरह उनकी आपूर्ति में समय लगता है। संसाधन चलिए मैं आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? मैं फिल्मी गाने सुनता हूँ। फिल्मी जो कॉमन है या कोई पुराने गाने? क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, सेमी नहीं, क्लासिकल? पुराने हिंदी फिल्मों के पुराने हिंदी फिल्म पसंद करता अच्छा, अभी आरपीएफ की एक महिला प्रमुख बनी है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है? क्या नाम है उनका? मैं नहीं याद कर। सबसे पहले मतलब इससे पहले कभी कोई महिला नहीं बनी है, नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आजकल आप एक चीज़ देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे कि जापान का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उसमें सारा जो सामान आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो आ रही हैं वो सारी चाइना से इंपोर्ट की जा रही हैं बाहर से, जबकि जापान तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में लीडिंग कंट्री रहा है वर्ल्ड का। तो ये एकदम से डाउनफॉल क्यों आया, ऐसा क्यों? इसमें सर एक तो चाइना का जो मार्केट की पॉलिसीज है, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाए जाते हैं और लेबर और कुशल स्किल्स वहाँ इंजीनियर्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है। तो सस्ते लेकिन ड्यूरेबल तो नहीं होते। ड्यूरेबिलिटी तो उनकी चैलेंज्ड है, सभी जानते हैं, चाइना मेड है भैया। जी, ड्यूरेबिलिटी वेकेशंस है सर, लेकिन तब भी वो मार्केट पे छाया हुआ है। लेकिन उसका मार्केट का हर वस्तु बनाने में, हर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सामान बनाने में बहुत आगे है वो, तो इसलिए। अच्छा, तो अच्छा अभी कल मैं देख रहा था पेपर में, लोकतंत्र की विदाई, ये स्लोगन किसने दिया? ये राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र पॉलिटिक्स के लिए चुनाव होने वाले थे, वो सरकार नहीं करवा रही है, तो उसके लिए छात्रों का आंदोलन था। छात्रों का आंदोलन हो रहा है, तो आपकी निगाह में, आपकी नज़र में या आपके ओपिनियन से छात्र जो हैं उस इनकी राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए या थोड़ा कंट्रोल रखना? क्योंकि उनका काम तो पढ़ना लिखना है भाई, है? उनका काम सर नेतागिरी उचित करना थोड़ी नियंत्रण है। रखते हुए और सही ढंग से उसको चुनाव करवाए जा सकते हैं, Right. ताकि छात्र प्रशासकीय गुण और राजनीतिक गुणों को तो ग्रहण कर सकें। सरकार ने रोक क्यों दिया? अगर ऐसा ही है तो सरकार को तो समझ आती है ये बात, तो रोक क्यों दिया? कोई तो कारण होगा। छात्रत्व को देखते हुए अधिक इसमें राजनीतिक और हिंसा, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों को और पढ़ाई की डिस्टरबेंस को देखते हुए सरकार ने वेरी शायद गुड। ये फैसला लिया। अच्छा, एक आपने कबूतरबाजी सुना है? कोई वर्ड कबूतरबाजी जी, क्या होता है ये? ये किसी को धोखा देना, जैसे सट्टे में या और कोई इस तरह का जुआ। नहीं, डंकी डंकी पिक्चर देखी थी आपने? जी जी। क्या है वो? वो यूएसए में वो अवैध तरीके से यूएसए क्यों? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं भी हाँ है? उन देशों में, सॉरी, हाँ, अवैध तरीके से जाने के लिए जो रूट यूज किया जाता है रूट उसको। है, उसे डंकी रूट कहते हैं, लेकिन डंकी क्या है इसमें? वो तो डंकी रूट है, डंकी बना के भेजा जाता है, क्या है? शायद मूर्ख बना के उनको ऐसा कुछ
हो सकता है सर, लेकिन प्रॉपर आइडियाज नहीं। अच्छा, सोशोलॉजी में आप का सिलेबस के 4 टॉपिक्स बताइए जो पढ़ा रहे हैं आप। हालांकि मैं सोशोलॉजी नहीं पढ़ा रहा सर, लेकिन सामाजिक मूल्य, संस्कृतिकरण। हम्म, संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण संस्कृतिकरण सर है निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के गुणों को अपनाना। एनईपी 2020 आ गया आपके यहाँ? जी। क्या है? नई शिक्षा नीति को 2020 को इम्प्लीमेशन किया जा रहा है। आपने कितना इम्प्लीमेंट किया उसको? आपके स्कूल में कितना इम्प्लीमेंटेशन हो गया उसका? सर उसमें अभी पूर्ण इम्प्लीमेशन नहीं हुआ, ये बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन बाल वाटिका, 5 साल हो गए सर। जैसे बाल वाटिका प्रारंभ हुई है, हम्म, और बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए बहुत सारे संसाधन अवेलेबल हुए हैं। अच्छा, जी। पढ़ा आपने एनईपी को? उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जी। इंटरडिसिप्लिनरी जो है ये क्या है? नहीं पढ़ा। मालूम। अच्छा, और 12 डिग्री क्या है? डिग्री तो फिर आप देते नहीं हैं, पर क्या एक बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे? जी बिल्कुल, विभिन्न अलग अलग संकाय के सब्जेक्ट को चुनने के थोड़ा विकल्प है उसके पास। जैसे आर्ट्स का सब्जेक्ट के साथ मैथ्स ले सकता जी। है ना? ले सकता है इस तरह का? हाँ बिल्कुल ले ले सकते रहे हैं। हैं आपके यहाँ? नहीं अभी नहीं। क्यों? आप प्रेरित नहीं करते? मेरा जो विद्यालय है वो मिडिल लेवल के तक का है, तो मिडिल उसमें। लेवल तक का है। अच्छा, तो आप एज एन एसडीएम, मान लिया हम आपको मतलब आप सेलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ टोंक में आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। टोंक जो है यहाँ पे लगभग 50-50 दोनों संप्रदायों का जो जनसंख्या है वो 50-50 है। इनके ताजिए निकलने जैसे अभी निकले थे, और ताजियों का एक सिस्टम होता है कि जिस रूट से वो जाते हैं उसी से जाते हैं और बरसों बरस उसी पे चलते हैं, वो उससे हटेंगे नहीं, क्योंकि इनके साथ होता हमारे साथ भी है। मतलब हिंदू धर्म में भी सभी धर्मों का एक नियम होता है कि भाई यहीं से निकलेंगे, दूसरी जगह से नहीं जाएंगे। तो जिस जगह से वो जाया करते थे, अब की बार बारिश होने की वजह से वहाँ एक वट वृक्ष था, बड़ का पेड़ था, उसकी डालियां जो है वो सड़क पे आ गई सारी की सारी, क्यों? बड़ी हो गई, मोटी मोटी। आपने देखा बड़ का पेड़ तो कैसा हो जाता है। तो वहीं से ताजिए निकलने हैं, और कोई जगह है नहीं, सारी सड़क उन्होंने घेर ली है, राइट? तो ताजिए वहाँ से निकालने हैं, वो वट काटना चाहते हैं, जो उसकी शाखाएं हैं। हिंदू कहते हैं कि हम काटने नहीं देंगे, ये हम पूजा करते हैं बड़ के पेड़ की, ये हमारा पूजनीय है, इसको काटने नहीं देंगे। ऊपर उठाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत मोटी मोटी है। और ताजगे वहीं से निकलने, और 4 बजे निकलने शाम को, या 4:30 बजे, और भीड़ इकट्ठा हो गई, उधर भी इधर भी, इधर भी। अब ये एक संप्रदाय इधर बैठ गए, हो गए संप्रदाय उधर, और बस झगड़ा होने में क्षण भर की देरी है। ना तो एमएलए की सुन रहे हैं, ना वो आपके डिप्टी साहब की सुन रहे हैं। वो आपके पास गया साहब, आप एसडीएम साहब, आप आओ और इसको सुलटाओ। कैसे सुलटाओगे? जैसे मैं दोनों पक्षों से बैठ के वो तो सब हो चुका समझाने सर, का। एमएलए तक जी। को मना हो चुकी। लेकिन मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा एक समुदाय को कि भाई जो पेड़ है वो भी एक तरह से प्रकृति है और ईश्वर की देन है, और जो ताजिया है वो भी उनके लिए ही समर्पित करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो रूट बदलने से ऐसा कोई खास प्रभावित भी नहीं वो होता नहीं पास। बदलेंगे, वो तो हो चुकी सारी बात। क्या करेंगे आप? आपके पास कोई इस तरह की कोई प्रशासनिक पावर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे? चलिए विचार करिए इस पे, है ना सर? सर बीए पॉलिटिकल साइंस भी आपकी रही हुई है। जी। कौन सा अपने जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें काफ़ी सारे केसेज हुए हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, कोर्ट में केस चला है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। कौन सा केस आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है? जैसे केशवानंद भारती केस हुआ है, मिनर्वा मिल केस हुआ है, और भी बहुत सारे केसेज हुए हैं। केशवानंद भारती केस, कैसे क्या क्या चेंज हुआ इसमें? इसमें मूल ढांचे की संकल्पना, क्या है मूल ढांचा? मूल ढांचा संविधान के जो मूल तत्व है, उसकी जो मूल भावना है
उनको बनाए रखने के लिए जैसे जो, कोई एग्जांपल बताओ मूल ढांचे के। जैसे पंथ निरपेक्ष, मौलिक अधिकार, हम्म। तो मौलिक संसदीय, अधिकार को चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट? जी चयन तो कर सकती है। हम्म। तो मूल अधिकारों में भी क्या मूल है जिन्हें चेंज नहीं कर सकती गवर्नमेंट? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, हम्म। इस तरह के महत्वपूर्ण। अच्छा, बी आर अम्बेडकर साहब ने एक आर्टिकल है उसके बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। जी, कौन सा आर्टिकल था? अनुच्छेद 32 के बारे में कहा क्यों, था, ऐसा क्यों कहा संवैधानिक उन्होंने? उपचार, क्योंकि ये सारे मौलिक अधिकारों का उपचार प्रदान करता है, उन्हें रेमेडी प्रदान करता है। कैसे? रेमेडी का मतलब समझा नहीं। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो ना कोई भी भारत का नागरिक उस अनुच्छेद के तहत न्यायालय की शरण में जा सकता है। कौन से न्यायालय में जा सकता हूँ मैं? आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ हैं। मैं? जी सर। और ऐसे फंडामेंटल राइट के अलावा ऐसे कौन से मामले हैं जहाँ पे मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता नहीं, हूँ? ऐसा कोई नहीं? हो सकता है लेकिन मैं रिकॉल नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा फिलोसोफर आपको सबसे पसंद है वेस्टर्न फिलोसॉफी में, यदि हम बात करें तो? अरस्तु का पढ़ा है। क्या है अरस्तु के बारे में क्या पसंद है आपको? अरस्तु की जो राजनीतिक संकल्पना है क्या थी, उसके क्या बारे में, क्या बोलना चाह रहे हैं अरस्तु साहब? राजा के आदर्श के बारे में, राज्य के आदर्शवादी राज्य की स्थापना। कैसा होना चाहिए राजा अरस्तु के हिसाब से? राजा आदर्श रूप में होना चाहिए, जैसा मतलब जो प्रजा का अधिक से अधिक कर सके कल्याण। एग्जैक्टली जो अरस्तु साहब ने बोला वो बोलो, आप तो अपना मत बताओ। वो सर मैंने ठीक है, अरस्तु साहब का एक गोल्डन मीन का सिद्धांत भी है, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत। क्या होता है ये? अभी नहीं। ये वाला मीन्स लिखा था आपने जी, तो इसमें आया था हाँ, एथिक्स में? लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा नहीं, कौन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। पंचामृत क्या है? इंडिया का जो संकल्प है जी, क्या है ये? पंचामृत सर पर्यावरण के प्रति, जलवायु के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। कौन कौन से टारगेट बता सकते हो? कोई भी 3 टारगेट बता दो। जी, इसमें 2030 तक 50% नवीकरण ऊर्जा से ऊर्जा खपत करना है। हम्म। कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, कितना कम करना है? 37% तक वर्तमान से। नेट जीरो कब तक हमें प्राप्त करना है? 2070 तक नेट जीरो का। ऐसा क्यों? हमें अलग से छूट क्यों दी गई है? बाकी देशों को तो 2050 तक ही करना है। भारत की जनसंख्या की स्थिति और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बड़ा राज्य है और उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं अभी ऊर्जा के प्रति, विकास से डेवलपमेंट कंट्रीज है, तो उस हिसाब से बात नहीं। और तीसरा टारगेट क्या है? तीसरा टारगेट सर याद कर, अच्छा, पेरिस क्लाइमेट डील कब हुई थी? 2015। कौन सा सीओपी था ये? ये सीओपी होता क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, कब से जिसमें स्टार्ट हुआ ये? 1992। 1992 से। इससे पहले क्या था फिर? नहीं, चलो कोई बात नहीं। एडीएम जबलपुर केस सुना है आपने? ये नहीं। अभी इमरजेंसी चल रहा था, कुछ मामले चल रहे थे एडीएम जबलपुर केस में। नहीं सर। अच्छा, आर्टिकल 21 का इम्प्लीकेशन बता दो, कहाँ तक फैला हुआ है आर्टिकल 21? कौन कौन से अधिकार इसमें दिए गए हैं? कौन सा आर्टिकल सर? आर्टिकल 21 लंबा इसमें चौड़ा फैला हुआ है ना? जी, तो कौन से पल मतलब कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट था उसमें आर्टिकल 21 की अच्छे से समीक्षा की गई बैठ के? मेनका गांधी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट उसका उदार निर्वचन क्यों शुरू मेनका किया। गांधी जी क्यों गए कोर्ट में? उनके साथ क्या हो गया था ऐसा? सर वो प्रॉपर उसका मैं नहीं पता, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का विस्तृत उदार निर्वचन करना आरंभ किया, जिसमें बहुत सारे चुप रहने का, इस तरह के साथ बोलने का। मेनका गांधी जी बाहर जाना चाहते थे तो उन पर रोक लगा दी गई थी, तब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और फिर काफ़ी लंबा चौड़ा इनका एप्लीकेशन हुआ था। अच्छा, शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के बारे में फंडामेंटल राइट में भी बात की गई है, डीपीएस में भी बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात की गई है। जी। तीनों के रेस्पेक्टिव आर्टिकल मुझे बता दीजिए। मौलिक अधिकार में 21 क्या के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा ठीक है, गया है, ठीक है। और डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 41 41 श्योर आप? जी, और 45, 46, 47 का भी मान सकते हैं। शिक्षा के बारे में इतनी जगह बातें की गई, जी, क्या क्या कही गई बता मुझे जरा। इसमें शिक्षा 41 में तो शिक्षा के लिए व्यवस्था की बात कही गई है, और 45 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा की अभिवृद्धि, हितों की अभिवृद्धि।
46 का मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। 47 में जैसे MDM वगैरह जो योजनाएं हैं तो वो उसके लिए प्रावधान है, तो वो एक तरह से शिक्षा का मान सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मैं 0 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। अधिकार है या फिर मतलब कर्तव्य है? कर्तव्य है कि उसको शिक्षा दिलाई जाए, राज्य का 0 कर्तव्य। से 6 वर्ष तक हो। 6 साल की। अच्छा, आपको 100 करोड़ दे दिए जाएंगे तो क्या करोगे? 100 करोड़ अगर मेरे को दे दिए जाए तो मैं अपनी ज़रूरतों के साथ साथ समाज के जो कमज़ोर वर्ग है या शिक्षा से वंचित जो लोग हैं या जहाँ शिक्षा की कम पहुँच है उनके लिए भी कुछ करना चाहूँ। जरूरतें क्या है आपकी? कितने कितने रुपए आप अपनी जरूरतों के लिए रखोगे 100 करोड़ में से? वो सर जैसे ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं रख पाऊँगा अभी तो। कितने रखोगे लगभग? जैसे आज आपको डिवीजन करना है अभी 100 करोड़ रुपए का, तो खुद के लिए कितनी रखोगे और शिक्षा के लिए कितना आप आवंटन करोगे? खुद के लिए तो सर मैं 1% या 2% रखना चाहूँगा। अच्छा, 1-2 करोड़ में काम चल जाएगा आपका? जी, मेरा जो भी होगा मैं जैसे व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ और भी चीज़ें कोई कर सकता हूँ तो। ठीक है, और बाकी 98 करोड़ रुपए आप शिक्षा में कर दोगे। थैंक यू सर। ये एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? APJ अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत से सम्मानित शख्सियत थे। इनका भी मेमोरियल कहाँ स्थापित किया हुआ? कोई मरने के बाद मेमोरियल बनाया क्या इनकी याद में? कोई नई दिल्ली में सर। नई दिल्ली में? कहाँ के थे वो तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ के? रामेश्वरम, धनुषकोडी। रामेश्वरम में है कि नई दिल्ली में मेमोरियल? सर मैं कंफर्म नहीं। ये आप बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर, जैसलमेर है कि बाड़मेर? जैसलमेर। बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? बाड़मेर अपने भौगोलिक संरचना, रेगिस्तान और अभी जो खनिज और अभी रिफाइनरीज वगैरह इसके लिए प्रसिद्ध है। अभी वो क्षत्रियों का विवाद हुआ, कहाँ हुआ था? वो जैसलमेर में। जैसलमेर में? जी बाड़मेर में, जैसलमेर में हुआ था। जी, जैसलमेर के बासनपीर गाँव। तो आपका गांव कौन सा है? नारनडी? नेडी नाडी धौरीमिना। नेडी नाडी धौरीमिना। गांव है, धौरीमिना मेरी तहसील है, जो कस्बा है बड़ा पास में। धोरीमन्ना कैसे कहते हैं? वहाँ कोई धोरे वो चल रहा है क्या? जी, टीले हैं आसपास में। तो आपके बॉस कौन होते हैं? आप जैसे अभी टीचर हो, आप सीनियर टीचर जी हो, जी। तो अभी बॉस कौन है आपका? हमारे सबसे बड़ा ग्राम पंचायत स्तर पे PO होते हैं, हाँ। प्रिंसिपल, हाँ और ब्लॉक स्तर पे CBO, हाँ। और जिला स्तर पे DO, उसके बाद और संयुक्त या संभाग स्तर पे संयुक्त निदेशक होते हैं। जी। उसके बाद भी होते हो? जी, निदेशक होते हैं। निदेशक वो कहाँ बैठते? वो बीकानेर। क्या नाम है उसका पूरा? उनका डायरेक्टरेट का क्या नाम है? सीताराम जाट। सीताराम जाट है वहाँ, जी। ये सब जी बीकानेर के जी। शिक्षा निदेशालय नाम है उसका, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, वहाँ से संचालित होते हैं। जी ये नॉन वेजिटेटिव कोई कोटा होता है कार्य से? जी सर। आप जैसे नॉन वेजिटेटिव ऑफिसर हो, कोई कोटा भी है क्या? जी, 5 साल की सर्विस के बाद अगर ऑफिसर, उनको कोटा होता है सर्विसेज। आपने तो देखो कि अब पास हुए हो, आप तो वो एजुकेशन में टच में रहे हो तभी पास हुए, इससे थोड़ी होता है। कोई फिर लिखित परीक्षा में ग्रेड थोड़ी मिलता है। सही। आपने बहुत मेहनत की है। जी। ये कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है? कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के तहत बच्चा में आई, ये वायुसेना में कार्यरत है। कर्नल किस में, वायुसेना में होता है, थल सेना में होता है? सर कर्नल रैंक मे भी दोनों सर्विसेज में हो सकते हैं। विंग कमांडर किस में होता है? विंग कमांडर एयरफोर्स में होता विंग जैसे पंख होते हैं, है। जी वो एयरफोर्स में होता है। कर्नल, मेजर, ये सब तो इसमें थल सेना में होते हैं। तो ये भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, इनके प्रमुख अलग अलग है जी। क्या? एक प्रमुख भी है क्या? CDS नाम से अभी कुछ Post साल grade। पहले से। तो अभी कौन है CDS? रिकॉल नाम नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये सवाई भाट कौन है? सवाई भाट हाँ, शायद मांगनियार गायक है सर। आप ये म्यूजिक में रुचि रखते हो नहीं, जी इसलिए मैंने पूछा। जी सर। ये पिन कोड नंबर की जगह कोई नया कोड नंबर आ रहा है, वो क्या होगा?
साइबर क्राइम किसको कहते हैं? साइबर क्राइम जो साइबर तकनीक से या इंटरनेट के माध्यम से और तकनीकी के माध्यम से जो क्राइम किया जाता है आपके साथ उनकी कोई से धोखाधड़ी हो गई, धोखाधड़ी होते ही क्या करेंगे? धोखाधड़ी होते ही मैं पुलिस में सूचना करूंगा कोई और टोल फ्री साइबर नंबर टोल भी है फ्री क्या? जी 10981 अमरनाथ की यात्रा अभी चल रही है, जी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? सॉरी सर। राष्ट्रपति प्रणाली और ये संसदीय प्रणाली में क्या अंतर होता है? राष्ट्रपति प्रणाली एकल संगठन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और यह अप्रत्यक्ष एक तरह से चुनाव है राष्ट्रपति वाला जी, और संसदीय प्रणाली है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और पास्ट पोस्टा सिस्टम पे आधारित है। नहीं, जैसे अमेरिका में अभी कौन सी संसदीय प्रणाली है, एक राष्ट्रपति प्रणाली? जी वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली अध्यक्षीय प्रणाली तो वो अप्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? सर वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है तो वो वो तो भारत में प्रत्यक्ष होगा। भारत में हिंदी साहित्य का कोई बड़ा लेखक, कोई आप हिंदी साहित्य पढ़ा आप? जी, हालांकि मुझे पढ़े हुए कई साल हो गए सर, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी जैसे कि सब कुछ बात जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ये भूगोल भी पढ़ा आपने? इजराइल और ईरान में सटे हुए है कि दोनों? नहीं सर, तो इनके बीच काफ़ी दूरी है फिर बीच भी में लड़ाई कर रहे हैं, जी। क्यों? ये सर इसराइल और ईरान के बीच कुछ जैसे आतंकवादी संगठन जैसे हूती इनको सपोर्ट करने का आरोप लगा रहा है और इसराइल। परमाणु बम का मामला भी है क्या? जी, इसराइल का ये कहना है कि और आईएई और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो भी ये कह रही है कि ईरान परमाणु हथियार बना। क्रीमी लेयर क्या? क्रीमी लेयर सर एक वर्गीकरण है जो ओबीसी में जैसे है, तो उसमें एक निश्चित ओबीसी में रहते हुए भी एक वर्ग है क्रीमी लेयर। चलो, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मिलते हैं 2 मिनट बाद, बुलाते हैं आपको। हो जाता है, नहीं तो सेटिस्फाइड हो जाता है। बैठ जाए प्लीज। कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? ठीक है। सवाल तो टफ नहीं थे, मुश्किल नहीं नहीं थे। सवाल अच्छे थे, लेकिन सर सवाल अच्छे मैं किसी कारण से थोड़ा लेट हो गया हूँ तो लेट होने से क्या होता है? लेट थोड़ा होने से हाँ, फर्क पड़ मतलब जाता है? अपडेटेड नहीं। अच्छा, अपडेट नहीं हो पाए, अपडेट नहीं कर पाए। अपडेट करने, अभी इंटरव्यू कब है आपका? 24 जुलाई। 24 जुलाई समय है आपके पास, है ना? तो अपडेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि आपने एग्ज़ाम तो क्वालिफाई किया ही है, जी। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि आप कहीं कोई बैकडोर एंट्री हो रही है, ठीक है ना? तो ये तो फ्रंट डोर से धड़ेकम आप आए हो विजय प्राप्त करके, जी। तो इसका मतलब नॉलेज आपको है और पढ़ा तभी क्वालिफाई हुए, तो इसको ब्रश अप करो। दूसरे क्या है कि जो रुक रुक के बोलते हो ना, ये रुक रुक के नहीं बोलना है, फ्लो होता है, और जहाँ रुकना होता है वहाँ रुकना होता है। फुल स्टॉप हो वहाँ रुकना है, कॉमा की जगह कॉमा। आप तो हिंदी के साहित्य के पढ़े हुए लोग, तो आपको पता है कि कहाँ मतलब कॉमा का क्या यूज़ होता है और उसका क्या होता है ना, पूर्ण विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, कॉलन सेमीकोलन सब जानते हैं। तो क्या है, हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हम ले रहे हैं जी। कि आपका इंटरनल जो एक ऑरा है वो किस तरह का है। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो उस समय आपको कोई देख नहीं रहा होता, तो आपका आधा हिस्सा, आपकी नॉलेज या आपका जो वो है, वो आधा ही समझ में आता है, आधा हम अब देख रहे हैं। वो हमने देख लिया, उसमें आप पास हो गए, अब इसमें भी हमें पास करना है, या उसमें क्या करना है, ग्रेडिंग करना है, क्या करना है, राइट? तो इसमें आपको अब हम ये देख रहे हैं, ज्ञान नहीं देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी। उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आपकी बातचीत का तरीका जो है, और कॉन्फिडेंस लेवल और प्रेजेंटेशन, ये हम चीज़ें देखना चाहते हैं कि आप कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको परसेप्शन क्या है आपके, कैसे परसीव करते हो, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हम देख के तब बताते हैं कि, और जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं, हम लोग मॉक कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं वो बताना हमारा धर्म है, हमें बताना पड़ चाहिए कि यहाँ पे आप ये पिटफॉल्स हैं, आपके गड्ढे हैं, यहाँ पे आप इसे इन गड्ढों से बचो। गड्ढों को मैंड अप करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साइड से निकल जाओ,
ठीक है ना, क्योंकि उसमें अब समय नहीं है मैंड अप करने का। तो आप जो है एक तो रुक रुक के बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उस तरह से बोलिए, जवाब देना है, कॉन्फिडेंस जाहिर होता है इससे। और अगर आप रुक रुक के बोल रहे हैं तो इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग इन द स्काई। अब जैसे हवा में उस लाठी घुमाते हैं ना, वो वाला सा काम हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो ना करें, हिट एंड ट्रायल ना करें। और ये जैसे फ्लो एक होता है, स्टैंडर्ड फ्लो होता है, उस फ्लो को मेंटेन करें। दूसरा क्या है, बनियान नहीं पहना हुआ आपने? जी नहीं ना? बनियान पहने, अगर इस तरह की शर्ट आप पहन रहे हैं, चूंकि ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, ठीक है ना, एक एरोगेंस से जाहिर होती है। एक्चुअली सर बारिश से भीग एक गई जेंटल, हाँ जेंटल, एक जेंटलमैन जो है वो लेकिन ऐसा नहीं होता। कह रहे हैं नहीं, जी ये जी बिल्कुल। जरूरी है, ये हाँ, छोटी छोटी ये चीजें। जेंटलमैन का वो नहीं है। Yes, yes. और बोर्ड की जो है उनके पास एक्सरेज हैं, वो आपके अंदर दिल तक झांक के देख लेते हैं कि आप क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। वो दे आर वेरी यू नो क्या है, स्टालवर्ड्स एंड बड़े हाई फाई लोग होते हैं, केले खाए हुए लोग होते हैं, बनियान पहने। और लेग स्पेस जो है ये आप ऊपर से जो ऐसे चौड़ा करते हो ना, इसको ऊपर से नीचे तक एक बनाइए। अच्छा हाँ, इसे पैर अलग करिए और घुटने मिलाइए। अब ठीक है ना, ऐसे बैठे। तो ये लेग स्पेस जो है मेंटेन करें, इतना ही, जैसा उतना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो इससे क्या है, एरोगेंस नहीं पता चलती है, और आप प्रोटेक्शन और डिफेंडिंग पोजीशन में बैठे हुए थे यूँ करके, तो ये भी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। दूसरे, जेब में कुछ ना रखें। अब आपने एक फ़ोटो डाली हुई है जेब में, जी अगर ये इस तरह के झीने कपड़े पहनते हैं तो जेब में ना रखें, नहीं रखें ही नहीं, डिस्ट्रैक्ट करेगा। बोर्ड को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, मुझे ही दिख रहा है यहाँ से, जी बोर्ड को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, बोर्ड को अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। आपने किसका फ़ोटो है, जिसका भी है वो आपने रखा हुआ है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। और आपको टीचर होने के नाते एनईपी पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, एक बात, चाहे वो 8th तक की है। दूसरा, आपको तीनों सब जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पे वर्क करना पड़ेगा, और करंट पे आपको काम करना पड़ेगा। 15 दिन पहले के पेपर उठाओ, 15 दिन अब आगे, जब जिस दिन तक आपका इंटरव्यू होता है उस दिन तक बराबर पेपर पढ़िए, 2 पेपर एटलीस्ट दिन में समय निकाल के, बाकी सब काम छोड़ दें। और अपने जो अच्छे मित्र हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल हैं, उनसे आप मिल के बात करके, और अपनी जो ऑरा है, अपना जो लेवल है, एनर्जी लेवल एंड जो आपका नॉलेज लेवल है, उसको अप करें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जो आपका टूटा हुआ, जो ब्रोकन सेंटेंसेस या इनको फ्रैक्चर्ड सेंटेंस कहते हैं, फ्रैक्चर है इनमें बीच में बिना, और बिना वजह के हैं, वो बैंड अप हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वो ठीक होते ही आपकी पर्सनैलिटी अलग ही होगी। जब आपने एंट्री ली थी उस टाइम ही मुझे आप में लगा था कि आपने कोई मॉक सही से दिया नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं है, या तो फर्स्ट या सेकंड आपका होगा, ठीक है ना। तो एंट्री लें तो उस पर आपके फेस पे थोड़ी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी होनी चाहिए, और हम लोगों के प्रति आपका एक थोड़ा सा ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। उसमें कीननेस होनी चाहिए, और एक श्रद्धा भाव होना चाहिए। वो मुझे बिल्कुल लैकिंग मिला, वो नहीं था आप में, ठीक है ना। तो आप बड़े उससे आए हैं रुतबे से, नो, रुतबा बाद में, जब कलेक्टर बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, तब रुतबा देखेंगे, है ना। अभी तो आपका रुतबा हम बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रहे इस बात का, थोड़ा सा अब एरोगेंस दिखता, मुस्कुराइए। आप थ्रेशोल्ड पे बैठे हुए हैं, यहाँ तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है जाने की, अंदर दरवाजे पे खड़े हैं, मुस्कुराइए। किस बात का फिक्र, किस बात की चिंता, नौकरी पहले से हाथ में है, और भी और अच्छी मिलने वाली है। सर थैंक यू सर। एक तो इंट्रोडक्शन में नाम नहीं बताना है आपको, आपने नाम बताया था, ओके नाम को अवॉइड कर लें। मैं भूल गया, लिखा हुआ है। उसके अलावा पेसो वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे थे आप, थोड़ा सा, है ना, पिच भी थोड़ी हाई कर सकते हो, आवाज़ ऊँची कर सकते हो। डिफेंसिव मोड में नहीं आना है आपको। आपने 2 बार बोला था कि, एक बार आपने कहा सर को कि हालांकि सर मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ,
लेकिन फिर आपने बोला तो आर्य साइंस में तो सोशियोलॉजी है ही अपने। जी जी दूसरी बार आपने बोला था हालांकि सर पढ़े हुए बहुत साल हो गए, कोई और सब्जेक्ट की जब बात हिंदी करें- लिटरेचर हाँ हिंदी लिटरेचर कभी भी अपने को डिफेंसिव मोड में नहीं आना है। जो उन्होंने पूछा वो अटल सत्य उसको बताना है, नहीं आता तो सॉरी करना ओके है ना। वो अंगूठी का देख लेना आप एक बार, निकाल यदि निकाल सकते हो तो, क्योंकि ये थोड़ी चमक भी रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज में 6 से 14 साल वाला आएगा, आपने 0 से 6 साल बोला था, तो वो तो चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, कभी कभी गलती हो जाती है। आपने एक बार सर को बोला था मे भी दोनों में हो सकता है, कोई चीज़ थी ऐसी। वो कर्नल कर्नल वाला। हाँ तो गैस नहीं करना है, जो चीज़ नहीं आती उसमें क्लियर की सॉरी सर मुझे नहीं पता इस मामले में। ओके ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आँखें आपकी थोड़ी सी लाल हो रही है, सोए कम हो क्या, ट्रेवल कर रहे हो क्या, कुछ तो दिक्कत जी है? मैं सुबह कोई मंदिर जाके आया। अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा ये नींद प्रॉपर लेके जाना है उस दिन तो ना, आंखें बिल्कुल लाल नहीं रहनी चाहिए, चेहरे पे ताजगी रहनी चाहिए, भले ही शाम को लास्ट इंटरव्यू है ना आपका, तो भी चेहरे पे ताजगी रहनी चाहिए। सॉक्स थोड़े लंबे चेंज वाले करूँगा। लेने हैं ना, क्योंकि अभी पेड़ दिख रहे हैं यहाँ से, इधर से थोड़े से है ना। ओके ठीक है, इतना ही है सर क्या होता है कि आपकी नौकरी का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो ये है कि आप एक मेच्योर हो गए आदमी, पढ़े लिखे हो, आपको ज्ञान ज़्यादा हो गया, ठीक है नहीं। और डिसएडवांटेज ये है कि जो नए लड़के भाग रहे हैं, फिर अपना थोड़ा सा आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन आप इस मुकाम पर पहुंचे नहीं, आपके साथ के कोई नहीं पहुंचते, अब लाखों में से एक पहुंचे। जो सर्विस कर रहे हैं, आराम प्रिय हो गए, वो इस परीक्षा को पास करने में आप बहुत अच्छा मेहनत किया। तो ये एडवांटेज है, आप अच्छी जगह आए हो। अब आप इंटरव्यू वाले भी अपेक्षा करेंगे आपसे, क्यों आप ज्यादा सर्विस में हो तो ज्यादा करेंगे अपेक्षा, उनसे कम करेंगे, आपसे ज्यादा करेंगे कि भाई आप इतनी साल से नौकरी कर रहे हो, ठीक है। वैसे आपका बढ़िया, अपने को वो नहीं खोना है, मतलब पेशेंस नहीं खोना है। थोड़ा जैसे तैयारी कहीं नहीं आई नहीं जैसे थोड़ी सा, पर यहाँ कोई गलत आपको मन में हो जाए तो गलत उत्तर, या तो आप कहोगे साहब मैं गैस कर लूंगा, या फिर गलत उत्तर में आप सॉरी कर दो। आप मतलब गलत उत्तर नहीं देना, अपने को एकदम सत्यवादी बनना है। वो यही तो देखते हैं कि ये पैकालोजी तो नहीं करे, वैसा नहीं करना है। वो ये डेली की अपना अखबार वगैरह नहीं, ये आप पढ़ो सब्जेक्ट की प्राइमरी जानकारी, वहाँ कोई नॉलेज का टेस्ट हो चुका। अब आपकी ये को आप कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये बात है। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे वो, लेकिन आपको इसे बिल्कुल रिलैक्स रहना है और तनाव ज्यादा नहीं भोगना है। थोड़ा क्यों को चाहे ये मन में बारिश का भूत उतार देना। आप जैसे इंटरव्यू यहाँ देते हैं वैसे ही वहाँ इंटरव्यू नॉर्मल होके देना, और थोड़ा पढ़ाई करके जितने दिन आपको मिले पढ़ाई करके देना। थोड़ा आपका यहाँ टर्नआउट फिट है, वो सब काम ठीक साहब ने बताया, वो थोड़ा करना है, और लेकिन सब्जेक्ट मोटिवेटेड रहना है। सब्जेक्ट नॉलेज आपकी वैसे ही अच्छी है, आपने 41 45 40 हाँ, percentage। कोई इशू है नहीं, हाँ। नॉलेज में कोई इशू नहीं है, थोड़ी परसेंटेज में सुधार करना है अपने को, करंट पढ़ते रहना है, बेस्ट है आपका, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है है ना। लेकिन पूरा उत्साहित रहो, आपका होगा, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक, ओके। बेस्ट ऑफ लक। ओके, हाथ जोड़ के नहीं करना है।